राजस्थान के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारकों की सूची जारी। पीएम मोदी समेत कुल 10 केंद्रीय मंत्री उतरेंगे चुनावी मैदान में, तो वसुंधरा राजे, राजेंद्र राठौड़ और सतीश पुनिया भी शामिल। राजस्थान में पहले चरण की 12 सीटों के लिए हुआ नामांकन। बीकानेर से केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, तो अलवर से भूपेंद्र यादव ने भरा पर्चा। जयपुर शहर से बीजेपी प्रत्याशी मंजू वर्मा ने नामांकन किया दाखिल। जयपुर शहर प्रत्याशी मंजू शर्मा की नामांकन सभा में कांग्रेस पर जमकर बरसे सीएम भजनलाल शर्मा। कहा, आने वाले समय में लोग कांग्रेस को ढूंढते रह जाएंगे। कांग्रेस की कहानी भ्रष्टाचार से शुरू और भ्रष्टाचार पर ही खत्म। अलवर सीट से बीजेपी प्रत्याशी भूपेंद्र यादव ने की पूजा अर्चना। नामांकन से ठीक पहले जगन्नाथ मंदिर में भगवान से लिया आशीर्वाद, तो वन मंत्री संजय शर्मा, जिलाध्यक्ष समेत तमाम बीजेपी कार्यकर्ता भी साथ में दिखे मौजूद। बारां के बड़गांव में दिन दहाड़े यूको बैंक में लूट की वारदात को दिया गया अंजाम। बदमाशों ने 10 लाख रुपए की लूट की, 2 हवाई फायर भी किए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा और इस खास पेशकश बड़ी बहस में भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम इसमें बात करेंगे लोकसभा चुनाव के रण को लेकर। दरअसल लोकसभा चुनाव के लिए आज नामांकन के अंतिम दिन कांग्रेस और बीजेपी के कई उम्मीदवारों ने अपने पर्चे भरे। सीएम भजनलाल शर्मा ने जयपुर, अलवर और करौली में बीजेपी उम्मीदवारों के नामांकन में शामिल होकर चुनावी सभाएं की। तो इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्र की मोदी सरकार और राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनवाते हुए बीजेपी के पक्ष में वोटों की अपील की। उन्होंने कांग्रेस पर जमकर प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस की शुरुआत भ्रष्टाचार से होती है और भ्रष्टाचार पर ही खत्म होती है। वहीं कांग्रेस की चुनावी सभाओं में कांग्रेस के नेताओं ने बीजेपी पर धर्म की राजनीति करते हुए नफरत फैलाने के आरोप लगाए। तो कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी पर संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया है। इन सब के बीच सवाल कई सारे हैं। सवाल ये कि चुनावी रण में किसमें कितना दम है, किसके दावे सच्चे, किसके दावे झूठे हैं, सियासी लड़ाई में जनता किसके साथ है, और सवाल ये भी कि राजस्थान की जनता के मन में आखिर क्या है। तो इसी को लेकर दरअसल देखिए लोकसभा चुनाव 2024 का रण, और ऐसे में लोगों के मन में क्या है, जनता किसके साथ है, ये कई सारे सवाल हैं। तो आज की बड़ी बहस का सिलसिला शुरू करें, लेकिन उससे पहले आपको कुछ बयान भी सुनवाते हैं। जो हमारा कार्यकर्ता है वो हर समय जनता के बीच में हमारा कार्यकर्ता रहते हुए काम करता है और जनता हम पर विश्वास करती है। हमारा बूथ का कार्यकर्ता हो, हम शक्ति केंद्र का कार्यकर्ता हो, हमारा मंडल का कार्यकर्ता हो, हमारा जिले का कार्यकर्ता हो, हमारा प्रदेश का कार्यकर्ता हो, या हमारा मोर्चों का कार्यकर्ता हो, या हमारा प्रकोष्ठ का कार्यकर्ता हो, वो जहां रहता है जिम्मेदारी से काम करता है, जिम्मेदारी से काम करता है। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं। मैंने कई जगह बोला है कि हमारा बूथ का कार्यकर्ता भी कहेगा, मंडल का कार्यकर्ता भी कहेगा, जिले का कार्यकर्ता भी कहेगा कि मेरा सार्वजनिक रूप से ये काम है, और जो हमारा कार्यकर्ता वायदा करके आएगा कि ये काम हमारा होना चाहिए, मैं एक कार्यकर्ता होने के नाते आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि आप जो काम बताएंगे हमारी सरकार निश्चित रूप से उस काम को करेगी। और हमारा जो जनाधार बढ़ रहा है पूरे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, उसका कारण है तो ये सामने मेरे बैठे हुए कार्यकर्ता हैं, जिनकी दिन रात की मेहनत होती है, दिन रात जनता के बीच में रह करके जनता के दुख दर्द में शामिल होते हैं, और जनता के दुख दर्द में शामिल होते हुए ये पार्टी के
तरफ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को आपने सुना, जो वो कांग्रेस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस का ये कहना है कि भाई धर्म के नाम पर सियासत करने का काम जो बीजेपी है और वो कर रही है, और नफरत फैलाने का काम भी बीजेपी कर रही है। इस मुद्दे को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, कौन कितना सच्चा, कौन कितना झूठा, जनता किसके साथ है, जनता के मन में आखिर क्या है। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप सभी का तारुफ उनसे करवा देती हूँ। पौरुष भारद्वाज जी, नेता कांग्रेस के हमारे साथ इस चर्चा में साथ निभाने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास सोमानी जी, नेता बीजेपी के हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। आप दोनों खास मेहमानों का बहुत स्वागत करती हूँ सर। लेकिन शुरुआत मैं विकास सोमानी जी आप के साथ करना चाहूंगी। भाई कौन सच्चा कौन झूठा? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार से ही कांग्रेस शुरू होती है और वहीं से खत्म होती है। विकास, बिल्कुल ये सही बात कह रहे हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी भली भांति से जानते हैं। मनीषा, मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो कांग्रेस में जो हालात हुए पूर्व 5 साल गहलोत सरकार जो प्रशासन शासन में जो जिस तरह का भ्रष्टाचार व्याप्त हुआ, तो उससे ये लगा कि आज कांग्रेस का ध्येय जो है भ्रष्टाचार से शुरू होकर भ्रष्टाचार तक खत्म होना है। और जो भ्रष्टाचार का खुला तांडव राजस्थान में हुआ, तो जनता देख चुकी है कि अगर कोई देश का शासन, चाहे राजस्थान का शासन, अगर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो जनता को न्याय, जनता को भरोसा जो मिला है, वो इस बात की, वो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी है कि जो कहते हैं वो करते हैं। और इसी विचारधारा के चलते आज आम जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी हुई है। और आप देखें, लोकसभा चुनाव में 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी को मिलने वाली है। और ये लगातार एक आम जन का अनुभव है, क्योंकि हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, हम सब मिलके, और जो जनता से जुड़ी हुई जो मांगे हैं, जनता से जुड़े हुए जो कार्य है, जो पिछले 5 साल में युवा, महिला, गरीब, पिछड़े, शोषित और वंचित जिनके साथ अन्याय हुआ है। हालांकि राहुल गांधी जी ने भारत न्याय यात्रा भी निकाली, पर वो जोड़ो यात्रा भी फेल हुई और न्याय यात्रा भी फेल हुई, बल्कि यह न्याय भी खत्म हुआ और जोड़ने की जगह टूटते भी गए। कि कांग्रेस से आप देखें कि कई नेता छोड़ के अन्य पार्टियों में आ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस का आंतरिक लोकतंत्र पूरी तरह से खत्म हो चुका है। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के कई नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, अपनी कांग्रेस पार्टी को वो छोड़ रहे हैं। ठीक है, इसी पर सवाल का जवाब है पौरुष जी आप ही से लेना चाहूंगी। पौरुष जी, वो कह रहे हैं कि भाई आप लोग भ्रष्टाचार से शुरू होते हैं और आपकी पार्टी भ्रष्टाचार पर जाकर खत्म हो जाती है। आप लोगों ने भ्रष्टाचार और घोटालों के सिवा अपने कार्यकाल के दौरान कुछ नहीं किया और इस बार जनता समझ चुकी है। देखिए मनीषा जी, मैं अभी आपके शायद टेक्निकल फॉल्ट है, मैं मेरे भाई विकास सोमानी जी ने क्या कहा मुझ तक बात नहीं आई, परंतु मैं भजनलाल जी का जो भाषण मैंने दिन में भी देखा था और आपके यहाँ भी सुना, तो ये बड़े देश के दुर्भाग्य की बात है कि विपक्षी पार्टियां जो होती है वो सत्ताधारी पार्टियों में कमी निकालती है, और जो भी चुनाव होता है उसके बाद में सत्ताधारी पार्टी जो होती है वो अपनी उपलब्धि बताती है और विपक्ष जो होता है उनकी खामियां बताता है। देश में पहली बार ये सब सीन देखने को आ रहा है कि जो पार्टी 10 साल से सत्ता में और 10 साल पूर्व 2014 में भारतीय जनता पार्टी आम जनता से जो वादे करके आई, या फिर जो तत्कालीन हमारी यूपीए सरकार थी उस पर जो भी आरोप लगा करके आई, उनमें से देखिए आप ये किसी एक भी मुद्दे पर खड़े नहीं उतर पाए। इन्होंने उस समय एक हमारे ऊपर कथित तौर पे, चाहे वो सीएजी की कथित रिपोर्टों का सहारा लेकर के या फिर जो कथित जन आंदोलन हमारे खिलाफ चले उस समय उनका सहारा लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने जो हम पे आरोप लगाए और कहा कि भाई हमारी सरकार बनेगी तो हम कांग्रेसी नेताओं को सबको जेल भिजवा देंगे और एक हम ऐसी कोर्ट का गठन करेंगे कि जिसमें नेताओं के खिलाफ जो भी मामले होंगे वो 6 महीने में उनका निपटारा होगा, ताकि लंबे समय तक कोई नेता जो है वो सलाखों से बाहर नहीं रह पाए। और उसके अलावा इन्होंने देखिए सकारात्मक रूप से देखा जाए तो इन्होंने जनता से वादे किए कि हम 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देंगे। इन्होंने कहा कि हम 2022 तक हर सर पे छत देंगे, हम पेट्रोल को 30 रुपए लीटर कर देंगे, हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे, हम विदेशों से इतना काला धन लेकर के आएंगे कि हर प्रत्येक भारतवासी के, प्रत्येक देशवासी के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आएंगे। यदि हम इन सब वादों पे और हमारे लगाए गए आरोपों का यदि हम तथ्यात्मक विश्लेषण करते हैं तो देखिए हमारे ऊपर लगाया हुआ एक भी आरोप किसी भी न्यायालय में सिद्ध नहीं कर पाया, और जो भी इन्होंने हम पे आरोप लगाया। और देखिए एक सबसे बड़ी बात और कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार में इतनी नैतिकता, लेकिन ठीक है हमारी सरकार पे तत्कालीन विपक्ष ने जो भी आरोप लगाए हमने खुद ने उसकी सीबीआई जांच बैठाई और हमने खुद ने उसके आरोप पत्र जो है वो हमारे कोर्ट में हमने उसका चालान पेश करवाया हमारे नेताओं के खिलाफ, और कोर्ट में हमारे द्वारा दायर किए गए मुकदमे में हमारे सभी नेता बरी होकर के, परंतु भारतीय जनता पार्टी से आप पूछिए कि इनके द्वारा जो भी हमारे ऊपर आरोप लगाए हैं क्या इन्होंने एक भी साबित किया? नहीं किया। इन्होंने क्या 10 वर्ष में हमारी किसी नेता को जेल भेजा? विकास जी जवाब दीजिए, भाई भ्रष्टाचार के आरोप तो सीएम लगा रहे हैं, बहुत आसान होता है किसी पर आरोप लगाना, क्या उनको सिद्ध
कर पाए हैं? पौरुष जी पूछ रहे हैं। मनीषा जी मैं अपनी बात पूरी करूँ। ठीक है, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए पौरुष जी। ठीक है, मैं लौटूंगी विकास जी, आपके पास आऊंगी। हाँ पौरुष जी। भ्रष्टाचार क्या होता है वो हमारे देश ने देखा राफेल विमानों के ट्रांजैक्शन में कि किस प्रकार जो है हमने राफेल का जो तो 2019 में आप लोगों ने भुनाने की कोशिश की थी ना, आप लोग नहा धो के हाथ पैर धो के पीछे पड़ गए थे ना कि राफेल घोटाला हुआ, लेकिन लोगों ने क्या सोचा, लोगों ने कहां पर जनादर नहीं, लोगों ने वोट कहां दिया, लोगों ने अपना विश्वास कहां जताया? कांग्रेस पार्टी को तो नहीं किया लोगों ने वोट। देश ने पहली बार नजारा देखा मनीषा जी कि सबसे पहले तो विपक्षी पार्टियां वॉकआउट करती है, संसद को नहीं पौरुष जी, आप ही कह रहे कि राफेल घोटाला देश में देखा, 2019 में आप लोगों ने भुनाने की कोशिश की थी ना, काम तो नहीं आया वो। हत्या करी और संसद को जो है वो बाधित किया। अब देखिए सबसे बड़ी बात इलेक्ट्रोल घोटाला, इलेक्ट्रोल बॉन्ड का घोटाला हम सब देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने के डंडे पर एसबीआई बैंक जो भारत सरकार का तोता था, किस प्रकार उन्होंने आगे बढ़ करके जब जो रिपोर्टें खुली उसमें हम सब पूरा देश गवाए, आप सब गवाए कि भ्रष्टाचारी कौन है कौन नहीं है। ठीक है विकास जी जवाब दीजिएगा। मनीषा, मुझे इनकी बात पूरी तरह सुनाई नहीं दे रही, लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूंगा कि कांग्रेस के जो हालात आज हो गए हैं वो किसी से छुपे नहीं है। इन्होंने राजसमंद से सुदर्शन राउत जी को टिकट दिया, वो खुद इस बात के लिए मना कर रहे हैं कि स्क्रीनिंग कमेटी ने किस तरह से मेरा आकलन किया और किस तरह से उनको सांसद का टिकट राजसमंद से दे दिया, और देने के बाद वो जबकि अपने व्यापार में विदेश दौरे पे है और लगातार है, इन्हीं पकड़ के लोगों को टिकट दे रहे हैं। आज सबसे बड़ी विधि की विडंबना है कि कांग्रेस के जो नेता है, चाहे वो सचिन पायलट हो, चाहे गोविंद डोटासरा जी हो, चाहे अन्य कोई नेता है, वो चुनाव लड़ने के लिए, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए सीपी जोशी जी हो, चाहे जो कांग्रेस के हैं, पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे हुए, वो चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस के तैयार नहीं है। कांग्रेस के उन लोगों को टिकट दिया जा रहा है, उनको जबरदस्ती टिकट दिया जा रहा है, जिसमें राजसमंद के सुदर्शन राउत ने टिकट के डिक्लेरेशन के बाद ये कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं और मैं मना कर रहा हूं। उन्होंने जो अपना पत्र लिख के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी को भेजा, तो बड़ी विधि की कैसा क्या हो रहा है इनके साथ कि ये जिनका टिकट डिक्लेयर कर रहे हैं फिर वो खुद मना कर रहे हैं और चुनाव लड़ने के लिए अपने। ठीक है, तो ये आपके मन में सवाल है और ये सवाल है भी, लाजमी भी है। ठीक है पौरुष जी, भाई सवाल तो इसीलिए बनेगा ना कि आप लोग जिस भी कैंडिडेट को खड़ा कर रहे हैं, अभी राजसमंद से हालिया उदाहरण आप देख लीजिए जहां पर सुदर्शन रावत ने खुद, पहले तो वो कैंडिडेट घोषित हुए लेकिन नामांकन दायर नहीं किया उन्होंने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता, यहां से किसी युवा चेहरा को इस सीट से मौका मिलना चाहिए। तो क्या वजह है कि आप लोग कोई कैंडिडेट उतारते हैं और वो खुद इनकार कर देते हैं कि भाई हमें तो नहीं लड़ना चुनाव? तो चुनाव लड़ने से इनकार अगर आप लोगों के कैंडिडेट कर रहे हैं तो ये तो दुविधा है ना आप लोगों के लिए। पौरुष जी, राजस्थान का जो घटनाक्रम आप राजसमंद का बता रहे हो, निश्चित तौर पे गलतफहमी का परिणाम रहा। हमारे राजसमंद के जो प्रत्याशी थे वे पिछले 2-2.5 महीने से विदेश यात्रा पे चाइना गए हुए थे अपने व्यापार के सिलसिले में, और फिर बीच में जो मीडिएटर था जो बात कर रहा था उनसे, तो उसमें कहीं ना कहीं गफलत हुई। निश्चित तौर पर पार्टी की गलती है, पर हमारा तो एक उदाहरण है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम उदाहरण है। पश्चिम बंगाल को देख लीजिए, दिल्ली में देख लीजिए, अन्य राज्यों में देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के कितने बड़ी तादाद के अंदर लोगों ने अपने टिकटें लौटाई है, इस पे भी तो चर्चा करिए ना। और आप दूसरी बात आप कह रहे हैं कि सब कांग्रेसी नेता भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। राजस्थान के अंदर प्रहलाद गुंजल एक बड़ा नाम है, राजस्थान में राहुल कसवा एक बड़ा नाम है, वो तो जो राहुल कसवा तो सिटिंग एमपी है कांग्रेस के। तो ऐसे जो पूर्व मंत्री या पूर्व विधायक जिनको कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा में या संसद लोकसभा की टिकट नहीं दी, वो लोग वहां पे भाजपा में गए, परंतु इनके तो मौजूदा लोग हमारे अंदर आ रहे हैं। आप इस बात पे भी तो चर्चा होनी चाहिए ना। और देखिए दूसरी बात, ये कितने, मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मुझे आजकल बड़ी सहानुभूति होने लगी। देखिए इन बेचारों ने कितने सालों से संघर्ष किया और आज भारतीय जनता पार्टी को ये इस मुकाम पर लेकर के आए कि आज भारतीय जनता पार्टी जो है वो चुनाव जीतने की स्थिति में आकर के खड़ी हुई पिछले कई वर्षों में। परंतु देखिए आज क्या स्थिति हो गई, आज भाजपा, कहां तो ये लोग कांग्रेस मुक्त भारत का नारा लगाते थे और कहां आज कांग्रेस युक्त भारतीय जनता पार्टी बन गई। आप हरियाणा का उदाहरण देखिए, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने 10 सांसद के टिकट घोषित किए, उसमें 6 लोग ऐसे हैं कि जो कांग्रेसी बैकग्राउंड के थे और कांग्रेस जो बीजेपी में चले गए। मेरे भारतीय जनता पार्टी के मित्र जो मेरे कार्यकर्ता हैं, ये बेचारे कब तक दरी पट्टियां बिछाएंगे? ये कब तक झंडे लगाकर, झंडे हाथ में लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जय जयकार करेंगे? विकास सोमानी जी को भारतीय जनता पार्टी कब सांसद का टिकट देगी, कब विधायक का टिकट देगी, बताइए आप। हमारे नेता जो यहाँ पे थे, और देखिए सबसे बड़ी बात, ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं आप, इन्होंने हमारे जिन नेताओं पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, चाहे वो हेमंत शर्मा विश्वास हो, चाहे वो अजित पवार हो, चाहे वो महाराष्ट्र के अंदर और भी अन्य नेता थे, चाहे वो पवार फैमिली के थे, चाहे बाहर के थे। अभी ताजा हालिया उदाहरण देखिए, जनार्दन रेड्डी पे सीबीआई के 9 केस चल रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी उनको बड़ा भ्रष्टाचार का दोषी बताती थी। और देखिए इन्होंने उनको अभी हाल ही में अभी 2 दिन पहले उन्होंने उनको भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करा ली। नवीन जिंदल के ऊपर ये भारतीय जनता पार्टी कोल स्कैम का आरोप लगाया करती थी, आपको ध्यान होगा यूपी 2 के समय में। आज वो भारतीय जनता पार्टी के ने उनको टिकट दिया और उनको भारतीय जनता पार्टी आगे लेकर के आ रही है। तो आपका दुर्भाग्य देखिए कि आज जो आप जिन लोगों पे जिन लोगों पे आरोप लगाते थे वो आज पार्टी आपकी पार्टी उनको सुशोभित कर रही है। पौरुष भारद्वाज जी तो ये कह रहे हैं कि मुझे तो भाई अब बीजेपी से सहानुभूति और होने लग गई है कि भाई आप लोगों ने जिस तरीके से आप लोगों के जो नेता है, आप लोगों के भीतर जो शामिल होते हैं, आप उनसे पहले आप भ्रष्टाचार के आरोप उन पर लगाते हैं, लेकिन उसके बाद जब वो आपकी पार्टी में आते हैं तो आप उन्हें क्लीन चिट दे देते हैं। राजसमंद की बात आपने की कि राजसमंद में जिस तरीके से अभी हमने देखा कि सुदर्शन रावत ने इनकार कर दिया, लेकिन आप लोगों की पार्टी में उन्होंने, पौरुष जी ने बोला है कि चर्चा तो इस बात पर भी होनी चाहिए ना कि बीजेपी में भी तो कई नेता हैं जो चुनाव लड़ने से इनकार करें, जरा बताइए उनको। देखिए मनीषा जी, भारतीय जनता पार्टी में जिस भी कार्यकर्ता को जो जिम्मेदारी दे दी गई है वो भली भांति रूप से उसको निभाते हैं, चाहे वो किसी पद के लिए हो। और कांग्रेस की तरह नहीं है कि कोई अनुशासन नाम की चीज नहीं। अभी आप देखिए जयपुर का जो टिकट था वो इन्होंने पहले सुनील शर्मा को दिया, फिर उसके बाद इन्होंने बदल के और प्रताप सिंह खजूरिया जी को दे दिया। तो आप ये देखें कि कांग्रेस में जो स्थितियां हो रही है कि यहाँ चुनाव लड़ने के लिए कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं और ये बार बार बोखलाहट भरी जो बातें कर रहे हैं कि सहानुभूति, क्या सहानुभूति कांग्रेस को आप देखिए कांग्रेस की स्थिति क्या करती है इन्होंने। और धीरे धीरे आधुनिक लोकतंत्र को खत्म करते करते इनके बयान देखें आप, इनके नेताओं के बयान देखें, इनके प्रवक्ताओं के बयान देखें, किस तरह के बयान दे रहे हैं कंगना राणौत के मामले में। इसमें ये इनका जो है एक सिस्टम और संस्कार और संस्कृति के लिए जो भारत की भूमि जानी जाती है उसमें किस तरह के स्टेटमेंट जारी करते हैं और वहां तक भी नहीं है। और आप इनके देखें कि जिस तरह के पुराने जो घोटाले हैं, चाहे उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा हो, चाहे ये स्वीकार नहीं करते, ये इस बात को भी स्वीकार नहीं करते हैं कि हमने जो है युवाओं का भविष्य किस प्रकार से खराब किया, हमने आरपीएससी को किस तरह से भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया, किस तरह से अधीनस्थ आयोग को क्या हालत कर दी हमने, अपराध की स्थिति हमने क्या कर दी, और किस तरह के हमारे जो बोर्ड के जो लोग हैं जिनके बोर्ड बनाए उन्होंने लोग इस्तीफा देते गए। इनके यहाँ इस तरह की कांग्रेस पार्टी हो गई है कि चाहे कांग्रेस में गहलोत सरकार जब थे तो इन्होंने कई बोर्ड और निगमों के चेयरमैन बनाए। उन्होंने, आप देखो कि तत्कालीन लास्ट समय में जब चुनाव आचार संहिता लगने वाली थी उस समय इन्होंने बोर्डों का वो नियुक्ति की और आप देखें उन्हीं चेयरमैनों ने कुछ में निरंतर तुरंत प्रभाव से ही नहीं। ठीक है, लेकिन पौरुष जी देखिए सवाल तो ये भी है ना कि आप ये कर रहे हैं कि ठीक है आप हमारे बारे में क्यों बात कर रहे हैं, आप उनके बारे में बात क्यों नहीं कर रहे, लेकिन बात तो सभी के लिए होगी ना। राजसमंद एक इकलौता उदाहरण नहीं है जहां से आपके कैंडिडेट ने मना किया हो। जयपुर की एक शहर सीट, जयपुर शहर सीट, जहां से आप लोगों ने सुनील शर्मा को एक प्रत्याशी बनाया था, हालांकि फिर आपने उसको बदल दिया और खजूरिया जी को वहां से टिकट दे दिया। ऐसे में ब्राह्मण समाज के बीच भी जो वो रोष है ना उसको आप कैसे निपटान करेंगे, उससे कैसे पार पाएंगे सर? लोगों में गुस्सा तो होगा ब्राह्मण समाज के लोगों में कि हमारे कैंडिडेट का आपने टिकट काट दिया, हमारे कैंडिडेट को पहले आपने घोषित किया उसके बाद आपने दूसरा वहां पर उतार दिया कैंडिडेट। मनीषा जी देखिए, मैं आपसे पहली बात इस बात को कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी की जो मूल आत्मा है, वो जो भारतीय संविधान की जो मूल आत्मा है वो कांग्रेस पार्टी की आत्मा है। कांग्रेस पार्टी हमेशा अपने जो भी निर्णय करती है वो बिना जातिगत आधार को ध्यान में रखते हुए, बिना धार्मिक आधार को ध्यान में रखते हुए जो योग्य होता है और जो उसके लायक होता है, जो किसी भी चीज। तो फिर ये पहली सूची जब आप लोग फाइनल करते हैं तब ये सब दिमाग में नहीं आता क्या सर? तब इस पर मंथन नहीं होता क्या? आपके हर सवाल का जवाब दूंगा, मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। देखिए जयपुर के अंदर निश्चित तौर पे सुनील शर्मा जी हमारी पार्टी के एक पोटेंशियल कैंडिडेट थे, हमारी पार्टी ने उन पर विश्वास जताया और हमने उनको आगे किया। अब उसके बाद किन्हीं विवादों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ लोग शामिल थे और अनेकों लोग ऐसे शामिल थे कि ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई कि सुनील शर्मा जी ने खुद ने आगे बढ़कर के पार्टी को ऑफर किया कि भाई मैं यहाँ पे चुनाव नहीं लड़ना चाहता, जैसी परिस्थिति। और देखिए चूंकि सुनील शर्मा जी जो थे वो एक पुराने कांग्रेसी थे, परंतु वो एक शिक्षाविद थे, पॉलिटिकल जो जिस प्रकार से गंदगियां उछली तो उनको लगा कि भाई वो इसके मुफीद नहीं है कि वो ऐसे वातावरण में रह करके वो चुनाव लड़े, तो निश्चित तौर पर उन्होंने खुद ने टिकट लौटाया। पार्टी ने उनका टिकट थोड़ी ना काटा है। पार्टी यदि उनका टिकट काटती, पार्टी यदि उनको कहती कि नहीं भाई हम आप, तो आप ये कह रहे हैं कि कैंडिडेट खुद से ही मना कर रहे हैं हर जगह। भाई आप या तो उनकी सहमति लेकर आप उनको नहीं उतार रहे हैं चुनावी मैदान में, या तो आप लोगों का कैंडिडेट्स के साथ, उम्मीदवारों के साथ कोई मंथन नहीं हो पा रहा, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा सर।
देखिए, मैं आपसे बात करना चाहूंगा, कोऑर्डिनेशन वाली बात नहीं है मनीषा जी, परिस्थिति को समझने वाली बात है। और फिर मैंने जैसा कहा कि आप तो एक या दो उदाहरण दे रहे हैं। आप पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सांसद, मौजूदा सांसद, आप भारतीय जनता पार्टी से क्यों कंपेयर कर रहे हैं सर? आपको लेकर सवाल है ना, आप अपना साफ नहीं, आप अपना स्टेटमेंट दीजिए ना, आप अपनी सफाई पेश कीजिए कि भाई कांग्रेस की जब स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होती है, जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होती है, तो क्या उसमें ये सारे पहलू नहीं देखे जाते कि हमारा कौन सा कैंडिडेट कहां के लिए योग्य है या फिर कहां के लिए नहीं है? क्या वो मना तो नहीं कर देगा? ऐसे तो किरकिरे भी हो जाती है ना सर। आपके खुद के कैंडिडेट पहले घोषित किए जाते हैं, नामांकन से पहले वो मना कर देते हैं कि भाई साहब हम तो नहीं लड़ रहे हैं चुनाव। देखिए मनीषा जी, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में जितनी बड़ी तादाद में लोगों ने टिकट मिलने के बाद चुनाव लड़ने से मना किया, यदि हम सर आप फिर से भारतीय जनता पार्टी पर आ गए हैं। सर भारतीय जनता पार्टी को लेकर मैं विकास सोमानी जी हैं हमारे साथ, उनसे सवाल कर लूंगी। आप बोलेंगे तो फिर आप ही सवाल कर रहे हैं, आप ही जवाब दे देंगे तो फिर दर्शकों तक बात कैसे पहुंचेगी, कांग्रेस पार्टी की भावना कैसे पहुंचेगी? नहीं, आप अपना स्टेटमेंट दीजिए ना सर। आप मेरी बात सुनिए, मैं इस बात को कह रहा हूं कि यदि हम 10 उदाहरण छोड़ करके सिर्फ एक घटना पे चर्चा करें, करनी चाहिए, मैं चर्चा से इनकार नहीं कर रहा हूं, परंतु मैं कह रहा हूं कि 10 घटनाओं को छोड़ के यदि हम इस पर चर्चा करते तो हमें इस बात को भी तो देखनी होगी ना कि कैंडिडेट को हमने जब टिकट दी, उसके बाद कैंडिडेट ने टिकट को स्वीकार किया ना, और कैंडिडेट ने टिकट होने के बाद में जो है जाकर के हमारे जो यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं, चाहे हमारे प्रादेशिक नेता हैं, उनसे संपर्क किया उन्होंने। परंतु एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी और वो एक ऐसी साजिश थी कि जिसके अंदर है ना भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ लोग शामिल थे और उसके अलावा जो भी उनसे जुड़े हुए लोग शामिल थे, उन्होंने उनका नाम एक इस तरीके से उछाला। और देखिए, ये कांग्रेस के नेहरू और गांधी की परंपरा रही है, लाल बहादुर शास्त्री की परंपरा रही है, माधवराव सिंधिया जी की परंपरा रही है कि हम कांग्रेसी जो होते हैं वो सत्ता के भूखे नहीं होते। यदि हमारे ऊपर एक भी आरोप लगता है तो हम लोग उसको तत्काल उस चीज को, देखिए आप लोग पीछे तो है, ये तो मानिएगा, ये तो स्वीकारिएगा आप लोग। देखिए अभी आप इस रेस में पीछे चल रहे हैं सर। बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है और आप लोगों के कैंडिडेट्स फाइनल नहीं हो पा रहे हैं सर। जिंदा रहने का कोई हक नहीं। तो सुनील शर्मा जी ने भी कहा कि अगर लोग चाहते हैं कि ठीक है पौरू जी, चुनाव नहीं लड़ूंगा तो मैं अपना टिकट, ठीक है पौरू जी, लेकिन देखिए सवाल तो ये उठेंगे ना, लोगों के बीच में भी एक नैरेटिव सेट होता है ना सर कि बीजेपी अपने स्टार प्रचारक उतार रही है चुनावी मैदान में और आप लोगों के अभी तक कैंडिडेट्स फाइनल नहीं हो पाए। ठीक है, स्टार प्रचारकों का सवाल मैं विकास जी आप से लेना चाहूंगी, क्योंकि आप लोगों ने सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर मध्य प्रदेश के सीएम पीएम मोदी और तमाम जो केंद्रीय नेतृत्व है, केंद्रीय मंत्री हैं, उनको चुनावी मैदान में उतार दिया है। फायदा कितना मिलता हुआ नजर आएगा? मनीषा जी, कमल के फूल के नाम पे वोट मिलेगा, माननीय प्रधानमंत्री जी की गारंटी पे वोट मिलेगा। और दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक विशाल नेतृत्व और शीर्ष नेतृत्व इस बात के लिए, चाहे वो छोटे छोटे कार्यकर्ता हो, चाहे हमारे प्रधान सेवक हो, चाहे राजस्थान के मुख्यमंत्री हो, जिस तरह से जनता के साथ जुड़ के लगातार कार्य कर रहे हैं और उनकी जो कहते हैं वो कथनी और करनी एक समान है, उसके आधार पे वोट मिलेंगे। दूसरी बात ये कहूं कि भारतीय जनता पार्टी की स्टार प्रचारक की जो सूची जारी हुई है, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ स्टार भी है और प्रचारक भी है और आम कार्यकर्ता भी लगातार जुड़े हुए हैं और आम जनता भी जुड़ी हुई है। जबकि कांग्रेस के साथ स्टार भी नहीं है, प्रचारक भी नहीं है। और आज स्थिति ये हो रही है कांग्रेस की कि वो किस तरह की, वो खुद को पता नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और कहीं भी जो उम्मीदवार इन्होंने लोकसभा के लिए चुने हैं, जो उम्मीदवार यहाँ खड़े किए राजस्थान में, वो 3-3, 4-4 बार कई बार विधानसभा के चुनाव हारे हुए हैं। और उनका आप देखें कि वो खुद इस बात को महसूस करते हैं कि अभी हम 4 माह पहले जो विधानसभा चुनाव था उसमें भी हम हार चुके हैं। तो हम किस प्रकार से जनता को ये आत्मसात होगा कि आप कैंडिडेट किसी भी प्रकार का आप देखो, चाहे अजमेर के रामचंद्र चौधरी जी को ले लें, वो 3-4 बार एमएलए का चुनाव हार चुके। अब इनके पास जो उम्मीदवार है वो इस जनता के बीच में कांग्रेस की रीति और नीति कोई रही नहीं। तो इस वजह से आज कांग्रेस की ये हालात हो रहे हैं। और कांग्रेस लेकिन विकास जी, कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी तो बस धर्म के नाम पर नफरत फैलाने का काम कर रही है, धर्म की सियासत करने का काम आप लोग कर रहे हैं। जी मनीषा जी, आप देखेंगे कि सभी धर्मों के लिए और जो कार्य माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इनके कार्यकाल में जो हुए हैं, वो चाहे आप मुस्लिम कम्युनिटी के लिए ले लें, चाहे वो ईसाई के लिए ले, चाहे सिख के लिए ले लें, चाहे अपराध की रोकथाम के लिए ले लें, चाहे महिलाओं के लिए लिए, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की जो धारणा आज पूरे भारत में बनी है, चाहे वो धारा 370 का मामला ले लो, चाहे ईआरसीपी का मामला ले लो, चाहे राम मंदिर का मामला ले लो। अच्छा, ये चुनाव से पहले जो आप लोगों ने ईआरसीपी का समझौता और उस पर दांव खेला, इसका फायदा मिलेगा?
देखिए ईआरसीपी की योजनाएं जो कांग्रेस सरकार में जब गहलोत साहब थे, वहां कमलनाथ जी की सरकार थी, मध्य प्रदेश में काफी लंबे समय से अटका हुआ था। तो ये हमारे जो 83 अधिक जिले हैं उसको इनका इस योजना का लाभ मिलेगा। और देखें बार बार कांग्रेस इस बात का वो हवाला देती थी कि इन जिलों को नहीं मिलेगा, जबकि आप देखना जो गारंटी दी गई, जितना पानी दिया गया उससे अधिक संख्या में पीने के लिए, कहती है ना कि भाई देखिए जब तक हमारी सरकार थी तो केंद्र ने इस पर हमसे हमारी कोई मदद नहीं की है, जिस कारण ये समझौता अटका रहा। अब आप लोगों की सरकार आ गई, डबल इंजन की सरकार है, राज्य में और केंद्र में दोनों जगह आपकी सरकार है, तो फट से आपने समझौता कर लिया। आप सुनिए, इस योजना को सरकार को शुरुआत करने वाली जब बीजेपी की सरकार राजस्थान में थी, उसके बाद जब डीपीआर नहीं बनी गहलोत सरकार में, और गहलोत सरकार ने इसका इनिशिएटिव नहीं लिया, ये उस ईआरसीपी के मुद्दे पर राजनीति कर रहे थे। आप देखिए प्रियंका गांधी की यात्रा निकाली 2 साल से शुरू किया उन्होंने कि ईआरसीपी के विरोध में, तो वो फेल हुई क्योंकि वो जानते हैं कि इनका काम करने का मानस नहीं था। नहीं तो कमलनाथ जी की सरकार से मध्य प्रदेश में थी और गहलोत सरकार यहाँ थी, तो इनको एक लेटर जवाब देना था। ये ईआरसीपी का जो मुद्दा है, इसको लेकर आप लोगों ने सियासत की, इस मुद्दे को लेकर, इस समझौते को लेकर आप लोगों ने जानबूझकर राजनीति की है। इसको हल भी किया जा सकता था, लेकिन आप लोगों ने सोचा नहीं कि इसका हल होगा, इस पर सियासत की आप लोगों ने। कह रहे विकास सुनो, देखिए मनीषा जी, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह के अनगढ़ प्रलाप करना चाह रही है। भारतीय जनता पार्टी खुद की उपलब्धि बताने की बजाय कांग्रेस पार्टी के ऊपर एक झूठे आरोप लगा रही है। हमारे को सबको पता है कि ईआरसीपी का जो प्रोजेक्ट था वो भारतीय जनता पार्टी की पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया जी के द्वारा तैयार किया गया प्रोजेक्ट था। उस प्रोजेक्ट को जनता के हित में मानते हुए हम उसको आगे बढ़कर के आगे गए। उसके बाद जब 2019 के जब लोकसभा के चुनाव चल रहे थे, जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अजमेर की सभा में, जयपुर की सभा में कहते हैं कि आप मुझे चुनाव जितवाइए, उसके बाद में इस ईआरसीपी के प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय परियोजना बनाया। अब आप उसके बाद में देखिए, जब उसके बाद जब सरकार मध्य प्रदेश में सरकार ये राज्य केंद्र में हमारी सरकार के राजनीतिक स्तर पर, प्रशासनिक स्तर पर तमाम प्रयास किए गए और प्रधानमंत्री ने मांग की जाती है उसको राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दीजिए, परंतु किस प्रकार वो कभी क्यों ऑब्जेक्शन डालती, कभी क्यों निरंतर लगता है। और देखिए सबसे बड़ी मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा कि हमारी जो कोटा वाली सीमा उस पर हमारी सरकार के द्वारा ईआरसीपी के तहत जो है वो एक बांध का निर्माण किया गया। उस बांध को एनओसी के स्तर तक जाकर के उसको पूरा होने दिया गया। जब एनओसी देने का समय आया तब मध्य प्रदेश की सरकार दुर्भावनापूर्वक सुप्रीम कोर्ट में जाती है और इस मामले में जाकर के स्टे ले जाती है और हमारे राजस्थान के खजाने के सैकड़ों करोड़ रुपए जो है वो बेकार जाते हैं। दूसरी बात देखिए, मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि अभी माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी जो है वो एक यमुना जल समझौते की बात पे लेकर के बड़ी पीठ थपथपा रहे हैं। ये यहाँ पे आकर कहते हैं कि हमने साहब जो वर्षों से जो समस्या हल थी यमुना जल समझौते की, हमने उसको हल कर लिया। परंतु आप देखिए दुर्भाग्य देखिए, यहाँ पे मुख्यमंत्री जी घोषणा करते हैं, उसके दूसरे दिन हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी उस राजस्थान के मुख्यमंत्री की बात की हवा निकाल देते हैं। वे कहते हैं बोले नहीं हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री गलत कह रहे हैं, हम तो जब हमारे पानी की जरूरत पूरी हो जाएगी 24,000 क्यूसेक की, उसके बाद हम सोचेंगे कि हमें राजस्थान को पानी देना या नहीं देना। और इसी मामले के अंदर राजस्थान की हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका हमारी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बड़े भाई यशवर्धन सिंह जी के द्वारा दायर की गई है। और अभी कुछ 5 या 7 दिन लेकिन ईआरसीपी का जो समझौता था उसको लेकर लोगों में तो एक लोगों के बीच में तो एक नैरेटिव गया ना सर कि आप लोगों की सरकार में नहीं हो पाया, तो मुख्यमंत्री जैसे ही बदले हैं, सरकार जैसे ही बदली है तो तुरंत वो समझौता भी हो गया है और उस पर सहमति भी बना ली गई है। लेकिन स्टार प्रचारकों की सूची पौरुजी सुन घोषित नहीं कर पाई। नहीं ठीक है, सुनिए पौरुजी, देखिए भारतीय जनता पार्टी निरंतर राज्य की जनता हो या देश की जनता हो उसको सिर्फ बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। ये लोग कागजी तथ्यों पे यदि हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह विफल है। और देखिए दूसरी बात, मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा, इन्हीं की पार्टी के वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, उनके पति हैं श्री पराकला प्रभाकर जी। 2019 में उनका बयान आया था कि भारत की अर्थव्यवस्था पे उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया था। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था इतनी ज्यादा खराब है, यहाँ पे हमारे पास कोई रोड मैप नहीं है। नेहरू जी की नीतियों को हम नकारते हैं, कितनी तैयारी है हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने बात कही थी, नहीं सर सुनिए, किस पर कितनी किसकी कितनी तैयारी है, जनता के मन में क्या है, जनता आपको स्वीकार करे तो क्यों करे, इसको लेकर हमारा सवाल है ना सर। पौरुष जी अब आप पहुंच जाइएगा पता नहीं कहाँ पर, किसके नहीं बिंदु है। पौरुष जी ये ट्रैक लूज मत कीजिए और भटकाने की कोशिश आप मत कीजिए डिबेट को, इस चर्चा को। जो हमारा मुद्दा है उसी पर हम रहेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए भी और दर्शकों के लिए भी। आप पौरुष जी सवाल ये है कि आप लोग एक तरफ कैंडिडेट फाइनल नहीं कर पा रहे हैं, कार्यों की समीक्षा पौरुष जी सुनिए तो अरे समीक्षा करने आप लोगों के बीच में जाइए ना सर, आप लोग बताइए ना, लोगों के बीच में जा क्यों नहीं रहे आप लोग सर, आप लोगों के बीच में नहीं जा पा रहे हैं ना सर। कमियों पे केंद्र सरकार की खूबियों पे चर्चा होगी,
तो उसमें अरे ये भी सर, तो एक लोगों के बीच में जाकर समीक्षा कीजिए ना इस वक्त। नहीं, आपको बहुत ज्यादा आपके जरूरत चैनल है पे कि हम लोगों के समीक्षा बीच में करने आप के लिए तो बैठे पहुंचिए। ना, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सरकार का पक्ष रखें और हम विपक्ष के नाते उसकी कमियां निकालेंगे। नहीं, वो तो ठीक है सर, लोकसभा वो चुनाव तो ठीक है, लेकिन मुद्दे पर रहिए ना, वो भी तो ज्यादा जरूरी है। पौरुष जी देखिए, कैंडिडेट्स आपके अभी तक फाइनल नहीं हो पाए हैं, ये सच्चाई और इसे स्वीकारिएगा। यहाँ पर स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी गई है बीजेपी के द्वारा और ये कहा जा रहा है कि हम 25 की 25 लोकसभा सीटें जीतेंगे। 2019 पर जाइए, 2014 में जाइए तो आप लोगों का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो गया था। इस बार आप लोग कह रहे हैं कि हम तो 25 सीटें जीतेंगे। क्यों आप लोगों पर भरोसा जताया जाए जबकि कैंडिडेट आपके इनकार कर रहे हैं चुनाव लड़ने से? लोगों के बीच में एक नेगेटिव नैरेटिव जा रहा है आप लोगों की पार्टी को लेकर। एक तरफ बीजेपी की तैयारियां हैं कि स्टार प्रचारक आप उतर गए चुनावी मैदान में, तो यहां पर आप कैसे रोकेंगे उन्हें? मनीषा जी देखिए, जैसा कि आप कह रहे हैं कि हमारे कैंडिडेट ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, मैं वापस इस बात को कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के 10 लोगों की तुलना में यदि हमारे एक कैंडिडेट ने इनकार कर दिया तो एक तकनीकी सर, अगर आप कंपेयर कर रहे हैं ना, जिसको हम स्वीकार कर रहे हैं, सिर्फ एक सीट की बात है उसको हम स्वीकार कर रहे हैं कि निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की तरह बने नहीं बनाते, हमारी कमी रही हो। सुनिए, मैं आपसे दूसरी बात ये कहना चाहूंगा कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि साहब हमने स्टार प्रचारक की नियुक्ति कर दी, तो हमारी तो स्टार प्रचारक भारत की जनता है। भारत की जो महिला आबादी जो मोदी राज में सुरक्षित नहीं थी, देश को गोल्ड मेडल दिलाने वाली बेटियों को जब भारतीय जनता पार्टी के सांसद के छेड़छाड़ के आरोप के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराने के लिए जब उनको देश में दिल्ली में राजधानी में जाकर के धरने पे बैठना पड़ता है, जब मणिपुर जल रहा होता है 3 में, तब प्रधानमंत्री जी भारत की बेटियों के अस्मिता बचाने के प्रश्न पे बिल्कुल मौन धारण करके बैठ जाते हैं। महाभारत की जैसी स्थिति हो जाती है, जैसे गांधारी ने पट्टी बांधने की थी, ऐसे भारत सरकार आंखों पे पट्टी बांध के बैठती है। जब भारत के युवा जब रोजगार मांगने के लिए जाते हैं और उनके ऊपर अग्निवीर जैसी स्कीमें थोपी जाती है, जब देश के किसान जब आंदोलन करते हैं 700 किसान मारे जाते हैं, तो भारत की जनता जो है वो निश्चित तौर पर हमारी स्टार प्रचारक भारत की जनता है और वो भारत की जनता हमारी ओर से चुनाव लड़ेगी और हमारा प्रचार करेगी और 25 के 25 सीट हम राजस्थान में जीतने के लिए जा रहे हैं। बात मैं आपको बड़े दावे के साथ कहना चाह रहा हूं। 2014 और 19 में आप लोगों का सुपड़ा साफ था यहाँ पर। देखिए मनीषा जी, आप काफी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको स्थिति को समझना होगा। 2014 और 19 की परिस्थिति समझने की जरूरत है। 2014 के अंदर जब हमारी पहले की यूपीए सरकार थी, इन्होंने हमारे ऊपर एक कथित तौर पे एक बड़े भ्रष्टाचारों की एक झूठी श्रृंखला इन्होंने शुरू कर दी और जिस सीएजी रिपोर्ट को आधार बना रहे थे, तो विनोद राय को जब हमारी पार्टी के नेता जब कोर्ट में लेकर के गए तो उन्होंने वहां पे माफी मांगी कि भाई मैंने कांग्रेस पे झूठे आरोप लगाए, उस समय मेरे को नहीं लगाना चाहिए था। और दूसरी बात देखिए, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को पूरा समय दिया, मुझे भी बोलने दीजिए। आप मैं जब अपनी बात पूरी कर लूं उसके बाद आप मुझसे सवाल पूछेगा। मैं आपसे इस बात को कहना चाह रहा हूं कि हमारे ऊपर 2014 का चुनाव ये लोग हम पे आरोप लगा करके जीते या फिर खुद के कथित वादे करके जीते, और 2014 के चुनाव जीतने के बाद में इनकी एक भी कोई उपलब्धि रही हो तो बताइए। इन्होंने किसानों की जमीन एक्वायर करने के लिए किसान भूमि अधिग्रहण बिल लेकर के आए, जो कांग्रेस पार्टी ने सड़क से लेकर के संसद तक संघर्ष किया, और हमने देश के किसानों की जमीनें बड़े पूंजीपतियों के हाथों में जाने से बचाई हमने। और उसके बाद में देखिए आप जीएसटी लेकर के आए, और नोटबंदी में जो कितना बड़ा खेला हुआ, नोटबंदी में आप देखिए महेश था जो गुजरात के थे, कहां गए उनके पास इतनी बड़ी तादाद में नोट मिले, कहां गए वो नोट, कहां गए महेश था। उसके बाद 2019 आता है, देखिए 2019 के चुनाव की बात की दुर्भाग्य कि हमारी केंद्र सरकार हमारे देश के प्रधानमंत्री अपने द्वारा वो वोट मांगते हैं देश के शहीदों के नाम पे। मोदी जी की पार्टी के मुख्यमंत्री योगी जी द्वारा भारत की सेना को देश की सेना नहीं बताया जाता, उसको मोदी जी की सेना बताया जाता है और भारतीय जनता को गुमराह किया जाता है, भारतीय जनता को भावुक करके सैनिकों की शहादत के नाम पे वोट मांग करके चुनाव जीता जाता है। अब मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि ये जो चुनाव होने वाला है निश्चित तौर पर मुद्दों का चुनाव है, इसमें कोई भावनात्मक मुद्दे नहीं होंगे। निश्चित तौर पर भारत की जनता मोदी सरकार को करारा जवाब देगी। मैं आपको इस बात को मुद्दे गिनवा दीजिए, कौन कौन से मुद्दे होंगे जो कांग्रेस अब लोगों के बीच में लेकर पहुंचेगी? देखिए मुद्दे तो हम कह रहे हैं ना, भारतीय जनता पार्टी के 2014 के जो घोषणा पत्र में थे 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष, 20 करोड़ रोजगार कहां है, जबकि 3 या 6 महीने पूर्व जो है राज्यसभा में सरकार ने जवाब एक आप लोगों की क्या तैयारी है, आप ये बताइए, आप लोगों की क्या नहीं, आप लोगों की क्या तैयारी है? के द्वारा सिर्फ मात्र 9 लाख रोजगार दिए गए। सर भारतीय जनता पार्टी को आप बीच में क्यों लेकर आ रहे हैं सर, कि भारतीय जनता पार्टी में 2014 में जो वादे किए थे? आप जब मुझसे सवाल पूछिए तो मेरा जवाब भी सुनिए ना। नहीं सर, लेकिन वही तो दिक्कत है ना सर, आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष के हिसाब से 20 करोड़ रोजगार कहाँ हैं, जबकि सरकार खुद संसद के अंदर जवाब देती है कि 10 साल में हमने सिर्फ 9 लाख रोजगार दिए हैं। और देखिए दूसरी बात में आप विकास जी का मैं रुक कर लेती हूं, ठीक है, विकास जी से जवाब ले लेते हैं। 2022 तक हर सर्वे की बात की थी,
ठीक है पौरुष जी, आपके सभी सवालों के जवाब में विकास जी से ले लेती हूँ। ठीक है पौरुष जी, ठीक है विकास जी, भाई आप लोगों ने 2014 में वादे किए कि हम इतना रोजगार देंगे, इतने लोगों को नौकरियां देंगे, कहाँ है भाई नौकरी? बनाई थी, क्या हुआ आपकी टास्क फोर्स का, बताइए। ठीक है, ठीक है विकास जी जवाब दीजिए। भाई पौरुष जी पूछ रहे हैं कि आप लोगों ने 10 साल में जो वादे किए, कहाँ है वो वादे, कहाँ है वो नौकरियां, कहाँ है? किसानों के लिए आप लोगों ने क्या किया, वही जो वादे किए अब अभी ये सुनना ही नहीं चाह रहे हैं। जनता इस बात को भली भांति रूप से जान रही है कि जो वादे किए हैं वो वादे सारे पूरे किए हैं, चाहे धारा 370 मामला हो, चाहे आप देखें 80 लाख लोग परिवार के लगभग जो है, और जो अन्न योजना आप देखें, कोरोना की जो स्थिति हुई, कोरोना की स्थिति में 2-3 साल में जो देश की अर्थव्यवस्था चरमराई थी, उसके बावजूद भी पूरे विश्व की स्थिति खराब थी, लेकिन भारत ने अपनी स्थिति को संभाल रखा और कोरोना पे जैसे बहुत महत्वपूर्ण घड़ी में किस तरह से मतलब ऐसी स्थिति खराब हो गई थी तो पूरे विश्व की, जिसमें अपने हालात को सुधारा। माननीय प्रधानमंत्री जी के इस नेतृत्व में ये इस बात को नहीं भूलते, जनता इस बात को भली भांति जानती है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो जो कार्य किए, जो आप देखें रेल का इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें, आप एम्स देख लें, जो एम्स पहले हुआ करते थे उनसे डबल एम्स भारत में मेडिकल कॉलेज खुल चुके हैं, और आप देखें कि जो एयरपोर्ट का हवाई अड्डे के देखें और सड़कें देखें, आप वहां दुर्गम स्थानों तक सड़कें पहुंच चुकी है, और जो जम्मू कश्मीर में आज देखो जिस तरह से आवागमन हो चुका है देश में, आप हम कांग्रेस के समय विस्फोट और भ्रष्टाचार, इसके अलावा क्या सुना है सुनते थे, सोचिए आप आज देश इस तरह से देश आज गौरव की और अग्रसर हो रहा है, और आज विश्व में एक पहचान बनाई है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, और जो अर्थव्यवस्था को एक मजबूत रूप दिया है। आज डिजिटलाइजेशन देखे आप किसानों के लिए देखे आप, आज जो स्थितियां होने लगी, जनधन अकाउंट के माध्यम से कितने अकाउंट खुले, आज घर घर में शौचालय की बात करें आप कि घर घर शौचालय में जहाँ महिलाएं बड़ी वर्षों से कांग्रेस का राज था और महिलाएं सुरक्षित महसूस नहीं करती थी। मनीषा जी ठीक है, मैं बता देती हूँ। विकास जी कह रहे हैं कि भाई हम लोगों ने 10 साल में जितने भी काम किए हैं उन्होंने कुल मिलाकर अपनी उपलब्धियां गिनवाई हैं कि हमने इतने लोगों को रोजगार दिया है, हमने किसानों के लिए ये किया, हमने भ्रष्टाचार पर रोक लगाई है, हमने घोटालों पर रोक लगाई है, तो ये सारी चीजें उन्होंने कुल मिलाकर कही हैं। लेकिन आप लोग ये कहते हैं कि 5 सालों में या 10 सालों में, आप लोग ये कह रहे हैं, ठीक है नहीं ठीक है पौरुष जी, आप लोग एक तरफ ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार किया है, बीजेपी ये कह रही है कि आपने राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में वो कहा है कि बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने केवल और केवल राजस्थान में प्रदेश में बंटाधार करने का काम किया है, यहाँ पर भ्रष्टाचार बढ़ा है, गुंडाई बढ़ी है, यहाँ पर अपराध बढ़े हैं, और ऐसे में महिलाओं के खिलाफ खासतौर पर अपराध बढ़े हैं, पेपर लीक के मामले बढ़े हैं। कैसे सफाई देंगे सर? देखिए, मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे भाई प्रवक्ता जो हैं, इनकी कही हुई बात को हमें सत्य मानना चाहिए या सरकार के द्वारा जो संसद में बयान दिया गया उसको सही मानना चाहिए। सरकार के द्वारा खुद संसद में दिए गए बयान में बताया गया कि पिछले 10 वर्ष में भारत सरकार के द्वारा कुल 9 लाख रोजगार दिए गए। तो यहाँ पे ये जो करोड़ों रोजगार की बात करते हैं तो वो संसद में दिए हुए सरकार के जवाब के बाद वो बातें वहां पे खत्म हो जाती है। देखिए, दूसरी बात मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पे रही कथित भ्रष्टाचार की बात, मैं इस बात पे कहना चाहूंगा कि जो हमारी सरकार के द्वारा हमारी सरकार के नेताओं के खिलाफ एक नैतिकता के आधार पर जो मुकदमे दर्ज कराए गए थे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल में उन पर ट्रायल चला और कोर्ट ने उनको सबको बाइज्जत बरी करा। यदि भारतीय जनता पार्टी के आरोपों में जरा भी दम था, क्या भारतीय जनता पार्टी उन मामलों में अपील पे गई? हमारे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अपील करी? न्यायालय के फैसले पे नहीं करी। इसलिए नहीं करी कि भारतीय जनता पार्टी को पता था कि ये सिर्फ एक चुनावी मुद्दा है, चुनावी जुमला है जो जनता के बीच में जाकर के जनता को गुमराह करना है। तथ्यों के आधार पर कांग्रेसी नेता के, किसी भी कांग्रेसी नेता के ऊपर किसी भी तरह का कोई भ्रष्टाचार का मामला नहीं बनता। अब हम बात करना चाहेंगे राजस्थान में महिला अपराधों के ऊपर। देखिए, जब से माननीय भजनलाल जी मुख्यमंत्री बने, राज्य में एवरेज में 15, किसी दिन कम किसी दिन ज्यादा, 15। सर, आपको गजेंद्र सिंह शेखावत का बयान याद है? सर, आपको गजेंद्र सिंह शेखावत का बयान याद है पौरुष जी? जब उन्होंने लाल डायरी का जिक्र किया था तो उन्होंने कहा था कि आप मेघालय के बारे में बाद में जिक्र कीजिएगा, पहले आप राजस्थान में अपने गिरेबान में झांक कर देखिए। जब आप ही के नेता ये कहते हैं तो सवाल तो खड़े होंगे। सर, वही कह रहे थे ना कि अपराध में राजस्थान नंबर 1 है। पौरुष जी, गजेंद्र सिंह शेखावत आप ही लोगों के नेता, और वो जब ये कहते हैं कि लाल डायरी मेरे पास तो सब कुछ है, और उनको उसके बाद क्या करते हैं, आप नाराज हो जाते हैं। देखिए मनीषा जी, आपने बहुत अच्छी बात की। बिल्कुल मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने लाल। देखिए, किसी पार्टी का राजनेता या किसी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष या फिर हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी यदि किसी दूसरी पार्टी पे चुनाव के दौरान कोई झूठा आरोप लगाते हैं तो समझ में आता है कि चुनाव है,
छोटी मोटी चीजें चलती है, छोटा मोटा छोटी मोटी नहीं है सर, परंतु देखिए देश के प्रधानमंत्री के द्वारा, आप लोगों पर सवाल किए जा रहे हैं, द्वारा राजस्थान में जब प्रचार में आए और अगर आप इसे हल्के में ले रहे हैं तो ये आप लोगों के लिए गलत है। कहा कि राजस्थान की सरकार रामगंज की घटना में 50 लाख रुपए का मुआवजा दे देती है, परंतु उदयपुर में जब कन्हैयालाल की हत्या हो जाती है तो वहां पे सिर्फ 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाता है। देश के प्रधानमंत्री को यदि यह नहीं पता कि उनके देश में घटी हुई किसी घटना पे हमारी सरकार ने उदयपुर के अंदर में 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया था और हमने वहां पे 2 सरकारी नौकरियां दी थी। 5 साल में आप लोगों के राज में अगर राजस्थान अपराध में नंबर 1 हुआ है और ये बात आप ही के नेता संसद में खड़े होकर कहते हैं, तब सवाल आप ही से होगा। ठीक है, मैं फाइनल कमेंट ले लेती हूँ विकास जी। ठीक है, विकास जी से फाइनल कमेंट ले लेती हूँ। लाल डायरी वाला मुद्दा, लाल डायरी वाले मुद्दे पे मैं आपकी बात, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, लाल डायरी वाला मुद्दा उठाया। देखिए जब से जवाहरलाल जी की सरकार बनी, प्रधानमंत्री जी के द्वारा लाल डायरी का लगातार मुद्दा उठाया गया। मैं आपसे पूछता हूं कि आज लाल डायरी वाला मुद्दा कहां चला गया? 3 महीने में क्या आपने भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता से या भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बैठे किसी मंत्री मुख्यमंत्री की आपने कोई आदेश किया? आप मुझे बता सकते हैं कि उन्होंने ये आदेश दिया कि भाई लाल डायरी वाले मामले में जांच समिति बैठाई जाती है? और देखिए ये बात समझने की बात है, आप इस बात को समझिए कि देश के पेपर लीक हुआ, पेपर लीक जब हुआ, जब पेपर लीक हुआ तो एसआईटी गठन हुआ ना सर, उसमें अधिकारियों की एक टीम गठित हुई ना। अगर आप लोग कर लेते, आप लोग कार्रवाई करते हैं तो क्रेडिट आप लोगों को जाता ना सर। लेकिन यहाँ पर पेपर लीक जैसे मुद्दे को लेकर अगर सरकार गंभीर नजर आ रही है तो सरकार को ही क्रेडिट जाएगा। ठीक है, मैं फाइनल कमेंट ले लेती हूँ विकास जी, फाइनल कमेंट आपका छोटे से शब्दों में, थोड़े शब्दों में। मैं आपको छोटे शब्दों में कहना चाह रहा हूं मनीषा जी, जनता का भरोसा माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ है और उनको इस बात का भलीभांति जनता इस बात को महसूस करती है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में फिर जो 400 पार का जो वादा पूरे भारत में होगा। तो आप ये मान रहे हैं कि जनता इस बार आपको तीसरी बार हैट्रिक दिलवाएगी, जीत की हैट्रिक दिलवाएगी, आप ये मानकर चल रहे हैं? बिल्कुल हैट्रिक दिलवाएगी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री सीपी जोशी के नेतृत्व में इस बात को भलीभांति कार्यकर्ता जुझारू रूप से राजस्थान में हर जगह अपने आम जनता के भरोसे के साथ जो भरोसे की गाड़ी भारत विकसित संकल्प यात्रा के दौरान एक एक व्यक्ति तक पहुंची है सुझाव और समाधान के लिए, तो उसकी परिणति होगी कि 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। चुनावी रैलियों का दौर, चुनावी सभाओं का दौर चल रहा है और ऐसे में आरोप प्रत्यारोप साथ ही साथ वाद पलटवार भी जारी है। आप दोनों खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया, पौरुष भारद्वाज जी आपका भी और विकास सोमानी जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन देखिए किसके वादों में कितना सच है और कौन सच्चा कौन झूठा है, जनता किसे अपना फिर से विश्वास पात्र मानती है या फिर जनता फिर से किस पर भरोसा जताती है? क्या इस बार भी बीजेपी पर हैट्रिक, जीत की हैट्रिक जनता दिलवाती है या फिर किसी बदलाव का मन जनता ने बनाया हुआ है? ये खैर चुनाव के बाद पता चलेगा। और इसी के साथ इस चर्चा में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।